Hello friend, today we will see numericals on second law of thermodynamics. In previous lecture we have finished all the theory related to second law of thermodynamics, that is different statement of thermodynamics and working of heat engine, refrigerator and heat pump. Now आज हम देखेंगे उसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ता हूँ। अ हीट इंजन रिसीव्स हीट एट द रेट ऑफ 1500 kilojoule per minute and gives an output of 8.2 kilowatt. Determine number 1 thermal efficiency, number 2 the rate of heat rejection. ओके तो बेसिकली इसमें सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताइए कि हीट इंजन दिया है, मतलब हीट इंजन का न्यूमेरिकल है जिसमें हीट इंजन को जो हीट सप्लाई हो रही है वो है 1500 किलोजूल पर मिनट और हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 8.2 किलोवाट। देखो ये यहाँ पर मैंने डायग्राम निकाली है। सोर्स है, हीट इंजन है और सिंक है। यहाँ से हीट इंजन में वर्क है, तो जो हीट सप्लाई हो रही है वो कितनी है 1500 किलोजूल पर मिनट और इतनी हीट सप्लाई करने के बाद हमें वर्क कितना मिल रहा है 8.2 किलोवाट। बची हुई एनर्जी रिजेक्ट होंगी, इसे हम क्यू आर कहेंगे। ओके सो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अब हमें निकालना है कि इस हीट इंजन की इफिशियंसी कितनी है और हीट द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, मतलब ये क्यू आर जो हीट रिजेक्ट हो रही है सिंक को, उसकी वैल्यू हमें निकालनी कि क्यू आर कितना है। तो हमें पूछा है इफिशियंसी और हीट रिजेक्शन। तो आओ हम सॉल्व करेंगे। गिवन दिया है, अब देखो जो हीट दिया है वो किलो जूल पर मिनट में और वर्क है 8.2 किलोवाट में, तो इसको हम एक ही यूनिट में लाएंगे। हीट सप्लाइड कितना दिया है 1500 किलो जूल पर मिनट, जिसे हम किलोवाट में लाएंगे। तो किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकंड, ये बात भूलो मत। किलोवाट मीन्स किलो जूल पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड को किलोवाट बोलते हैं। तो 1500 किलो जूल पर मिनट। अब इसको पर सेकंड लाना है तो हमने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग 60, तो हमें मिला 25 किलो जूल पर सेकंड। मतलब हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं हीट इंजन को वो कितना है 25 किलो जूल पर सेकंड। ओके और उसके बदले में वर्क कितना मिल रहा है 8.2 किलोवाट। किलो मैंने आपको अभी बताया किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकंड, दैट इज 8.2 किलो जूल पर सेकंड। ये हो गया जो दिया है, जो गिवन है वो हमने लिखा। अब पहला पार्ट निकालेंगे, दैट इज थर्मल इफिशियंसी। सो व्हाट इज फार्मूला फॉर थर्मल इफिशियंसी? W अपॉन क्यू एस। ये कैसे मैंने आपको पहले बताया। इफिशियंसी क्या रहता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके हीट इंजन का आउटपुट क्या है वर्क डन, हीट इंजन हमें वर्क डन दे रहा है। ओके और हीट इंजन को हम क्या दे रहे हैं हीट सप्लाइड, मतलब जब तक हम जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे उसमें से हमें वर्क डन मिलेगा। तो हमारा इनपुट हुआ हीट सप्लाइड और आउटपुट हुआ वर्क डन। ओके तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या हुआ थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन W upon QS. W means work developed by heat engine, QS means heat supplied to heat engine। उसमें हमने वैल्यू पुट किए। देखो इसमें हमने W की वैल्यू पुट की 8.2 और हीट सप्लाई की वैल्यू पुट की 25। हमें मिला इफिशियंसी 0.328। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो परसेंटेज में मिलेगा। ओके तो परसेंटेज में कितना हुआ 32.8। 0.328 और 32.8 परसेंटेज दोनों एक ही है। ओके तो इसने इफिशियंसी कितनी हुई इस हीट इंजन की 32.8%। तो क्या आगे निकाल सेकंड पार्ट पूछा है हमें द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, वो मतलब क्यू आर हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये अपना हीट इंजन W क्यू एस, यहाँ पर क्यू आर। तो हम क्यू एस को लिख सकते हैं W प्लस क्यू आर। ओके जो जितनी भी हीट हम सप्लाई करेंगे उसमें से कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा और बचा हुआ पार्ट रिजेक्ट होगा, मतलब क्यू एस को हम बोल सकते हैं W प्लस क्यू आर। ओके तो क्यू एस इक्वल्स टू W प्लस क्यू आर। क्यू आर को एक साइड में ले लिया तो हुआ क्यू एस माइनस डब्ल्यू। क्यू एस की वैल्यू है 25, W की वैल्यू 8.2। तो कितनी हीट रिजेक्ट होगी
16.8 किलो जूल पर सेकंड। ओके, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। इसमें हमें वर्क और क्यू आर मतलब हीट रिजेक्शन निकालना था। ये न्यूमेरिकल अगर आया तो 6 मार्क के लिए आ सकता है, या फिर कोई एक ही चीज़ पूछेंगे और 2 मार्क के लिए आएगा। जो पहले अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो उसमें भी ये आ सकता है कि हीट इंजन है, इतनी हीट सप्लाइड हुई, इतना वर्क हुआ, इफिशियंसी कितनी है, ऐसा ही पूछ सकते हैं। या फिर इफिशियंसी के बजाय फिर क्यू आर पूछेंगे। अगर आपको कोई एक भी पूछा, या आइदर डब्ल्यू आर क्यू आर इस न्यूमेरिकल में, तो वो 2 मार्क के लिए आएगा। और ये दोनों ही पूछा तो हो सकता है 5 या 6 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आ जाए। बहुत सिंपल रहता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पढ़ता हूँ। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड हीट ट्रांसफर रेट in the condenser of refrigerator in kilojoule per hour which has a refrigeration capacity of 1200 kilojoule per hour when power input is 0.65। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, एक रेफ्रिजरेटर दिया है। आपको रेफ्रिजरेटर की बेसिक साइकिल बोलता हूँ मैं। मतलब आपको कंडेंसर और इवेपोरेटर अभी समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए सिंपल बताता हूँ। रेफ्रिजरेशन साइकिल 4 पार्ट पे डिवाइड होती है। जैसे अपना थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप रहते हैं, उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर में इवेपोरेटर रहता है, कंप्रेसर रहता है, कंडेंसर रहता है और थ्रोटल डिवाइस रहता है, एक्सपांशन वाल्व। ओके, ये क्या है, ये कंप्रेसर है, ये ऊपर का जो सी लिखा है वो कंडेंसर है, और ये एक्सपांशन डिवाइस है। तो क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर रहता है वो जो इवेपोरेटर रहता है उसकी हीट एब्जॉर्ब कर, जो भी इवेपोरेटर में रखा है उसकी हीट वो ले लेगा और कंप्रेसर में जाएगा। वहाँ पर कंप्रेस होने के बाद वो कंडेंसर में जाएगा। तो कंडेंसर में वो अपनी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर देता है। बराबर, मतलब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से हीट ले रहा है, इवेपोरेटर से हीट ले रहा है और वही हीट एटमॉस्फेयर को दे रहा है। तो इस केस में कंडेंसर क्या हुआ, सोर्स, और इवेपोरेटर क्या हुआ, सिंक। मतलब लो टेम्परेचर बॉडी से हीट निकलकर हाई टेम्परेचर बॉडी तो सप्लाई की जाती है। ओके, तो इस केस में हमें क्या दिया है कि जो हमें निकालना है COP ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट, COP ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट एंड हीट ट्रांसफर रेट इन कंडेंसर। मतलब कंडेंसर को जो हम ये QS भेज रहे हैं, वो QS हमें निकालना है। मतलब कंडेंसर को हम जितनी भी हीट भेज रहे हैं उसकी वैल्यू हमें निकालना है। और दिया क्या है, इन विच रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 12,000 kg पर आवर। रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी मतलब ये QR, दिस QR इज ऑल्सो कॉल्ड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। मतलब ये 12,000 किलो जूल पर हीट इस इवेपोरेटर से निकाल रहे, और कंडेंसर को देने के लिए हमें वर्क चाहिए। तो वर्क प्लस QR, ये QS कंडेंसर को सप्लाई होगा। समझ में आ गया? फिर से बताता हूँ। ये सोर्स है, ये रेफ्रिजरेटर, ये सिंक, ये W। तो ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, जो लो टेम्परेचर बॉडी मतलब जो इवापोरेटर है उससे हीट निकालेगा, दैट इज QR। दिस QR इज ऑल्सो कॉल्ड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ओके, इस QR को हमने निकाला, W की मदद से हमने इसे रिजेक्ट कर दिया हाई टेम्परेचर बॉडी को। तो ये QR कितना दिया है, 12,000 किलो जूल पर आवर। और हमें क्या निकालना है, QS, वो भी किलो जूल पर आवर में। और इसके लिए वर्क कितना लगा, 0.75 किलोवाट, यहाँ पर दिया है। ओके, अब QR दिया है 12,000 किलो जूल पर आवर, और वर्क दिया है किलोवाट में। तो हम इसको किलोवाट में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये किलो जूल पर आवर में चाहिए। तो हम इस किलोवाट को ही किलो जूल पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। सो 0.75 किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकंड। तो किलो जूल पर आवर के लिए हमें सेकंड को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें उसको 3600 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, या 60/60। मतलब 0.75 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा किलो जूल पर मिनट, और 60 से मल्टीप्लाई किया तो किलो जूल पर आवर। तो कितना वर्क हम सप्लाई कर रहे हैं, 0.75 इंटू 60 समझ में आ गया? अब हम निकालेंगे COP। तो COP क्या है रेफ्रिजरेटर का, हमें इनपुट क्या चाहिए, सॉरी हमें आउटपुट क्या चाहिए, ये इवेपोरेटर कूल रहना चाहिए। तो ये इवेपोरेटर कूल कब रहेगा, जब हम QR निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, QR। हमें QR
इवेपोरेटर से बाहर चाहिए, तो आउटपुट हुआ QR और उसके बदले में हम सप्लाई कर रहे वर्क। तो इसका COP क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट QR अपॉन W। QR की वैल्यू कितनी है 12,000 किलो जूल पर आवर और W की वैल्यू हमने अब किलो जूल पर आवर में कन्वर्ट कर ली, 0.75 इंटू 60/60। तो COP कितना मिला 4.44। अगर इसको हम एफिशिएंसी बोलते थे तो ये 444% एफिशिएंसी आता था, इसीलिए इसको COP बोलते हैं। ओके, तो COP कितना है 4.44, ये हमारा पहला आंसर। और अब हमें निकालना है कि हम कंडेंसर को कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एटमॉस्फेयर को रिजिड होने के लिए हम कितनी हीट दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ये QS निकालना है। तो वो क्या आएगा, हम आपको मालूम है QS इक्वल्स टू W प्लस QR। तो W की वैल्यू कितनी है 0.75 इंटू 60 प्लस 12,000, तो कितना है QS 14,700 किलो जूल पर आवर। किलो जूल पर आवर में पूछा था, इसीलिए किलो जूल पर आवर में हमने उसको निकाला। क्लियर। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल लिखेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल है अ हाउस रिक्वायर 2 into 10⁵ kilojoule per hour for heating in winter. Heat pump is used to absorb heat from the cold air outside in the winter and send heat to the house. Work required to operate the heat pump is 3 into 10⁴ kilojoule per hour. Determine heat abstracted from outside. Number 2 COP। अब इसमें आपको हीट पंप दिया है, मतलब आपका एक घर है विंटर में, ये आपका हाउस है और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत कूल है, मतलब उसका टेम्परेचर आप कंसिडर करो 3 या 4 या 2 या 0 डिग्री है। ये तो आपको क्या करना है, इस हाउस को कूल रखना है। तो आप क्या कर रहे हैं, इस कोल्ड एटमॉस्फेयर से हीट हाउस की तरफ भेज रहे हैं, मतलब कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी को भेज रहे हैं और इस हाउस को आप हॉट मेंटेन कर रहे हैं। समझ में आ गया। उसको अगर दूसरे इसमें लिखा तो ये हो गया, ये हो गया हॉट बॉडी, इसे हम हाउस बोलेंगे। और ये होगा सिंक कोल्ड बॉडी, इसे हम आउटसाइड का एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ओके, तो इसके लिए हम हीट पंप लगाया, यहाँ पर हमने वर्क सप्लाई किया। तो वह ये हीट पंप क्या करेगा, इस आउटसाइड से हीट निकालेगा QR और हाउस को भेजेगा QS। अब हमारा इन आउटपुट क्या है यहाँ पर QS, हमें ये QS चाहिए ताकि हम इस हाउस को हॉट मेंटेन कर सके। ओके, तो उसके लिए हमें W लगता है, क्योंकि नेचुरली तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो इसके लिए हमें W लगेगा। तो हमारी इनपुट क्या हुआ W और हमारा आउटपुट क्या हुआ हीट सप्लाई, क्योंकि हमें इस हाउस को हॉट मेंटेन करना है। यही डिफरेंस है हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर में। आप ध्यान में रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। हीट पंप क्या करता है, बॉडी को हॉट मेंटेन करता है और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बॉडी को कोल्ड मेंटेन करता है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर में QR इंपॉर्टेंट होता है और हीट पंप में QS इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हीट हम उसको सप्लाई करने वाले हैं ताकि वो हॉट रहे, उसे कहते हैं QS और वो हमारा डिज़ायरेबल है, यह हमारा आउटपुट है। तो इसका COP हम निकालेंगे। पहले जो दिया है वो देखेंगे, कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं हाउस को हॉट मेंटेन करने के लिए 2 इंटू 10⁵ किलो जूल पर आवर, और कितना वर्क सप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू 10⁴ किलो जूल पर आवर। ओके, तो पहला हम निकालेंगे कि हीट एब्जॉर्ब और एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से कितनी हीट हमने एब्जॉर्ब की। ये जो आउटसाइड है इससे हमने कितना QR बाहर निकाला, ये हमें निकालना है। ओके, हमें QS मालूम है, हमें W मालूम है। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, QS इक्वल्स टू W प्लस QR। अब हम आराम से QR निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी हमें मालूम है, दिए हुए, इट इज़ गिवन। सो QS इक्वल्स टू W प्लस QR। सो QR इक्वल्स टू QS माइनस W। सो वो आएगा Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ माइनस 3 इंटू 10⁴। सो QR आएगा 170,000 किलो जूल पर आवर। क्लियर, इतनी हीट वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है ताकि वो हाउस को हॉट मेंटेन रख सके। और अब लास्ट में निकालना है हमें COP। तो COP का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इस केस में हमारा आउटपुट क्या है QS, जो हम
QS, जो हम इस हॉट बॉडी को सप्लाई करने वाले, ये हमारा आउटपुट है। ओके, और इनपुट क्या दे रहे हैं हम, W। तो COP का फार्मूला क्या होगा, QS अपॉन W। QS की वैल्यू 2 इंटू 10⁵, वर्क डन की वैल्यू 3 इंटू 10⁴, तो ये आ गया 6.66। मतलब इस COP की वैल्यू COP की वैल्यू क्या आएगी इस हीट पंप की, 6.6। क्लियर। तो आज जो हमने न्यूमेरिकल देखे वो 2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं या 6 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। एक शॉर्ट स्टेटमेंट रहेगा कि हीट पंप है, इतना QS है, इतना वर्क डन है, QR निकालो, या फिर इतना QS है, इतना वर्क डन है, COP निकालो। कोई एक निकालने को बोलेंगे तो 2 मार्क के लिए आएगा। या एक रेफ्रिजरेटर है, इतना रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी है, इतना वर्क डन है, COP निकालो। या फिर कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो निकालो। कोई भी एक पूछा तो मतलब ये जो 2 दिया है, इसमें से कोई भी एक पूछा तो आपको 2 मार्क के लिए आएगा। अगर दोनों पूछते तो हो सकता है कि 6 मार्क के लिए भी आ जाए। बहुत सिंपल था समझने के लिए। अब इसके ऊपर का आगे हम कैरनॉट साइकिल देखेंगे और उसके ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैरनॉट साइकिल। ओके, थैंक यू।